वो स्टूडेंट्स जो लॉ से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाहते हैं, वो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स आज इस क्लास को पूरा जरूर देखें। बहुत अच्छा टॉपिक आज इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जिस टॉपिक का नाम है मेंस रिया। पीछे वाली क्लास में मैंने इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम पढ़ाए, जिनमें 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी क्राइम को पूरा करने के लिए। पहला है पर्सन, दूसरा है एक्टस रिया, तीसरा है मेंस रिया और चौथा है इंजरी। जिसमें से पर्सन, एक्टस रिया मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा मेंस रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके आसपास ही सारा लॉ घूमता है। इसे आप समझ गए तो पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, चार्जशीट बना सकते हैं, और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो अपने केस को बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। जो दोस्त अभी तक नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में आप भूल जाएंगे। इस तरीके से आप अभी वीडियो में इन्वॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेंस रिया का मीनिंग, मेंस रिया क्या कहता है, उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कि उसको पहचानने के लिए क्या टेस्ट रहेंगे। उसके बाद आईपीसी में मेंस रिया को किस तरीके से समझाया गया है, कॉमन लॉ में मेंस रिया को किस तरीके से पढ़ा जाता है, और उससे रिलेटेड इंडियन केस लॉज क्या हैं और इंग्लैंड के केस लॉज क्या हैं, वो सभी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। क्राइम के जनरल प्रिंसिपल को समझने के लिए एक लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिटरिया। इसका मीनिंग है कि अगर कोई काम जब तक गिल्टी माइंड के साथ, दुराशय के साथ नहीं किया जाएगा तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसीलिए यहां से जो इंग्रेडिएंट्स बने थे किसी भी क्राइम के, पर्सन, एक्टस रिया, मेंस रिया एंड इंजरी, तो उसमें से मेंस रिया को लेते हैं, और मेंस रिया का हिंदी वर्जन होता है दुराशय। और इसका मतलब ये है, कोई भी एक्ट अपने आप में क्राइम नहीं होता जब तक कि कार्य करने वाले ने ऐसा कार्य किसी गिल्टी माइंड के साथ ना किया हो, दुराशय के साथ ना किया हो, इविल माइंड के साथ ना किया हो। मेंस रिया को अगर दूसरे वर्ड्स में लिखें तो ऐसा माइंड का स्टेट, ऐसी मन स्थिति जो ब्लेम वर्दी हो, जिस पर दोष लगाया जा सके, गिल्टी माइंड हो, इविल इंटेंशन हो, तो उसे कहा जाता है मेंस रिया। देखो मेंस रिया क्या होता है, ये एक माइंड की स्टेट है, और माइंड की स्टेट को समझने के लिए आज तक कोई कैमरा नहीं बनाए कि जो आप ऐसे क्लिक करेंगे और रील निकल के आ जाएगी और वो बता देगी कि इसके माइंड में ये चल रहा था। तो किसी भी पर्सन के माइंड को समझने के लिए उसके एक्ट और कंडक्ट को ही समझा जाएगा, और उसी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि इस पर्सन का माइंड क्या था। तो उस पर्सन के माइंड को पढ़ने के 2 टेस्ट हैं, या ये कह सकते हैं कि मेंस रिया के 2 इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि वो एक्ट, जो एक्ट क्वेश्चन में है, वो वॉलंटरीली होना चाहिए, स्वेच्छा पूर्वक उस व्यक्ति ने किया गया होना चाहिए। कोई कार्य स्वेच्छा पूर्वक किया गया है या नहीं किया गया है, इस बात को समझने के लिए मैंने एक्टस रियस पे पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहां से आपको एक्ट के बारे में, वो एक्ट वॉलंटरीली है या नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट फिर भी मैं यहां पे आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। तो पहला इंग्रेडिएंट हुआ कि एक्ट जो क्वेश्चन में था वो वॉलंटरीली होना चाहिए, स्वेच्छा पूर्वक किया होना चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है कि जो एक्ट ये पर्सन कर रहा है, इसके कंसीक्वेंसेस को वो देख सकता हो, पहले से ही उसे पता हो कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या आएंगे, वो दूरगामी परिणाम को जान सकता हो कि मेरे कार्य के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तभी कहेंगे कि इस व्यक्ति का, जिसने एक्ट जो किया है, उसके एक्ट में ये दोनों इंग्रेडिएंट थे, तभी कहा जाएगा कि इस व्यक्ति का माइंड गिल्टी माइंड था। इट मींस ये जो कार्य किया है इस व्यक्ति ने, ये मेंस रिया के साथ किया है। पहले मैं एग्जांपल देता हूं वॉलंटरीली एक्ट का। एक डाकुओं की टोली है जिसमें 5 डाकू हैं, और एक वो लोहार ब्लैक स्मिथ को पकड़ते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि तू सामने वाले घर का दरवाजा तोड़ दे, नहीं तो हम तेरी अभी डेथ कर देंगे। तो यहां पे वो ब्लैक स्मिथ क्या करता है कि इस भय से कि अगर उसने दरवाजा नहीं तोड़ा तो उसकी अभी ये डाकू डेथ कर देंगे। तो इस सिचुएशन में ब्लैक स्मिथ क्या करता है, उन डाकुओं के साथ जाकर घर का दरवाजा तोड़ देता है, जिसके कारण डाकू घर में घुस के डकैती करके, लूट करके चले आते हैं। तो यहां पे जो ब्लैक स्मिथ ने दरवाजा तोड़ा, उनकी हेल्प करी डाकूज की,
वो क्या ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा? क्या वो उसका वॉलेंटरी एक्ट था? वो वॉलेंटरी एक्ट स्वेच्छापूर्वक किया गया एक्ट नहीं था, क्योंकि उसने वो एक्ट प्रेशर में किया, डर में किया कि अगर उसने ये एक्ट नहीं किया तो उसकी इंस्टेंट डेथ कर दी जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में जो ब्लैक स्मिथ है उसको क्राइम की पनिशमेंट नहीं मिलेगी और उसे माना जाएगा कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है। तो ये एग्जाम्पल था एक्ट वॉलेंटरी होना चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि जिसके कंसीक्वेंसेस करने वाले को पता होना चाहिए कि जो कार्य मैं कर रहा हूं इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, तभी कहा जाएगा। और ध्यान देना कि दोनों इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए, दोनों में से कोई एक हुआ तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैंने ब्लैक स्मिथ वाले एग्जाम्पल में बताया कि वो एक्ट तो कर रहा था, वॉलंटरीली एक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने एक्ट के कंसीक्वेंसेस जानता था। तो दूसरा इंग्रेडिएंट यहां प्रेजेंट है, बट पहला इंग्रेडिएंट प्रेजेंट ना होने के कारण ये मेंसरिया ब्लैक स्मिथ का नहीं कहलाएगा और उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। दूसरे इंग्रेडिएंट को समझने के लिए, एक शिकारी है, जंगल में जाता है और वो शेर का शिकार करने के लिए ये सोचते हुए कि झाड़ी के पीछे शेर बैठा है और वो झाड़ी पर गोली चला देता है। उसने यहां पे गोली चलाई शेर को मारने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली उस झाड़ी के पीछे एक पर्सन बैठा हुआ था, व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पैर में जाके गोली लग जाती है। यहां पे जो शिकारी ने गोली चलाई वो अपना एक्ट था, उसका वॉलेंटरी एक्ट था, स्वेच्छा से उसने गोली चलाई थी। लेकिन इस एक्ट के वो दूरगामी परिणाम कि झाड़ी के पीछे कोई व्यक्ति है उसको गोली लगेगी, ये नहीं जानता था। तो दूसरा इंग्रेडिएंट यहां मिसिंग होने के कारण इस शिकारी का भी माना जाएगा कि मेंसरिया नहीं था। तो ये दो इंग्रेडिएंट हैं मेंसरिया को समझने के लिए। आप इन दोनों को याद रखें, एग्जाम में भी लिखने के लिए आप इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से आप समझ के एग्जाम में भी लिख सकते हैं। मेंसरिया को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ मेंसरिया देखें, टाइप ऑफ स्टेट ऑफ माइंड देखें, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर टाइप के मेंसरियाज होते हैं, पर्टिकुलर टाइप का स्टेट ऑफ माइंड होता है। परिस्थिति चेंज होती है तो परिस्थिति चेंज होते ही माइंड चेंज हो जाता है, मेंसरिया चेंज हो जाता है। आप अगर बात करें कि मर्डरर है एक, उसके अगर माइंड के स्टेट को चेक करें तो वहां पता चलेगा कि उसकी इंटेंशन है उसे मारने की। चोर की अगर बात करें तो उसकी नीयत है किसी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को चुराने की। रेप के केस में बात करें तो वहां रेपिस्ट का जो इंटेंशन है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का। तो परिस्थितियां चेंज होते ही मेंसरिया भी चेंज हो जाता। तो इसी ग्राउंड पे अगर आप देखें कि हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 में कितने तरीके का मेंसरिया इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो आप पाएंगे दो तरीके से मेंसरिया को इनकॉर्पोरेट किया गया है। डायरेक्टली मेंसरिया वर्ड यूज नहीं किया गया कहीं भी आईपीसी में हमारे मेकर्स ने। अब पर्टिकुलर सेक्शंस में, पर्टिकुलर परिस्थितियों में एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया है मेंसरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आईपीसी में दो तरीके से मेंसरिया को रिप्रेजेंट किया गया है। पहला है कि जो भी पर्टिकुलर सेक्शंस दी गई हैं, जहां पे ऑफेंसेस बताए गए, अपराध बताए गए, जब आप उनको पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज किया गया है स्टेट ऑफ माइंड को शो करने के लिए, मेंसरिया को शो करने के लिए। जिस तरीके की आप इंटेंशनली, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, हैविंग रीजन टू बिलीव, इस तरीके के कुछ वर्ड यूज करके लॉ मेकर्स ने मेंसरिया को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से रखा है। तो इसीलिए पहला टाइप तो हो गया, पर्टिकुलर सेक्शंस में मेंसरिया के लिए जो वर्ड लिखे हैं वही मेंसरिया उन परिस्थितियों के लिए पढ़ा जाएगा, बाकी दूसरे मेंसरिया उस परिस्थिति के लिए नहीं पढ़े जाएंगे। तो एक तरीके से तो ये मेंशन किया। दूसरा तरीका है जनरल एक्सेप्शंस के रूप में मेंसरिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। मैं अगर बेसिक बात आपको बताऊं, जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहले एक सेक्शन लिख दी जाती है और अगर लॉ मेकर उसमें कोई एक्सेप्शन, अपवाद डालना चाहते हैं तो उस सेक्शन के लास्ट में लिख दिया जाता है कि ये अपवाद होंगे इस सेक्शन। लेकिन आईपीसी में क्या किया गया है, आईपीसी में जो अपवाद रखे गए हैं, जो एक्सेप्शंस रखे गए हैं, वो सेक्शन के नीचे लिखने की बजाय एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें सेक्शन 76 से लेकर 106 तक सेक्शंस आती हैं और इनमें यही बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में अपराध की कैटेगरी में आते हुए भी अपराध नहीं कहलाएगा। मींस इसको दूसरे शब्दों में मैं समझाऊं तो जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, जो वहां पे एक्ट करता है पर्सन,
अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मेंस्ट्रुआ रहा होता है। सेक्शन 81 देख लें आप, जहां पे ये बताया गया है कि किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी जो एक्सीडेंटली अगर कोई एक एक्ट होने वाला है जिससे कोई बड़ा नुकसान होगा, इस बड़े नुकसान को वो पर्सन बचा सकता है, इसके बजाय कोई दूसरा छोटा नुकसान कर। उस छोटे नुकसान को एक्चुअल में वो करना नहीं चाहता, लेकिन बड़े नुकसान को बचाने की वजह से वो नियत उसकी क्रिएट हुई यहां पर छोटा नुकसान करने की। तो छोटा नुकसान को करने की जो नियत यहां पे क्रिएट हुई है वो ऐसी परिस्थितियों में हुई है कि ये नियत होने के बावजूद भी क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, वही कहलाते हैं जनरल एक्सेप्शंस। तो हर सेक्शन के नीचे लिखने के बजाय एक चैप्टर बना दिया और वहां पे सारे एक्सेप्शंस को लिख दिया गया है। तो इन एक्सेप्शंस में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह आप पाएंगे कि जिस तरीके का वहां पे माइंड है वो माइंड मेंस्ट्रुआ की कैटेगरी में तो आता है। जब आप मेंस्ट्रुआ के दोनों इंग्रेडिएंट में उस एक्ट को पुट करेंगे तो पाएंगे कि हाँ मेंस्ट्रुआ तो वो है, गिल्टी माइंड तो है, दुरासे तो है, लेकिन तो उन विशेष परिस्थितियों में कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुआ वाला पार्ट डाइल्यूट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस चैप्टर के हेडिंग को जनरल एक्सेप्शंस क्यों कहा गया, एक्सेप्शन क्यों नहीं बोला गया केवल। तो देखो दोस्तों, जनरल एक्सेप्शन इसलिए बोला गया है कि हर सेक्शन के नीचे लिखने की बजाय उन्होंने एक चैप्टर बना दिया और यह कह दिया कि यही एक्सेप्शन सारी सेक्शंस पर एप्लीकेबल होंगे। जो आईपीसी में सारे ऑफेंस बताए गए हैं उनके साथ में उनके नीचे ये जनरल एक्सेप्शंस पढ़े जाएंगे, इसलिए इनको जनरल एक्सेप्शंस बोला गया है, ओनली एक्सेप्शन नहीं बोला गया। इस बात के लिए आप कहेंगे कि ये मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूं, इसके लिए लॉ क्या कहता है। तो आप सेक्शन 6 पढ़ें आईपीसी का, तो वहां पे आप यही लिखा पाएंगे, जितने भी ऑफेंसेस आईपीसी में लिखे गए हैं या लिखे जाएंगे वो सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस होंगे। मींस हर ऑफेंस के साथ में आप जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ के देखेंगे कि वो वाला एक्ट जो ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है वो कहीं जनरल एक्सेप्शंस की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है। अगर जनरल एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आ रहा है तो फिर वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्रिमिनली लायबल वो पर्सन नहीं ठहराया जाएगा। तो ये था आईपीसी में किस तरीके से मेंस्ट्रुआ को इनकॉर्पोरेट किया गया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखूंगा और अगली वीडियो में हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इंडियन केसेस के साथ में मेंस्ट्रुआ को किस तरीके से टाइम टू टाइम इंटरप्रेट किया गया है उसको भी हम देखेंगे। उसके लिए उसके साथ में इंग्लिश केस लॉज क्या कहते हैं उनको भी हम देखेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक का आप वेट करें दोस्तों। ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, कोई एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है यहां से आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।